मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे बच्चों, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वायरस के लेके हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इसके पहले मैंने टैक्सोनॉमी का जो लेक्चर था वो हमने लगभग 6 से 7 वीडियो में हमने कंप्लीट कराया है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के हमने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं। जो बच्चे नए हैं जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना है। और मैंने वादा किया है कि मैं कंप्लीट आपका सिलेबस समाप्त करूँगा। किसी भी तरीके से टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, चाहे बॉटनी का सेक्शन हो या जूलॉजी का सेक्शन हो, ऑल टू ऑल इसी प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मैं दे रहा हूँ, लेकिन आगे ये पेड वर्जन में कन्वर्ट होगा। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यदि किसी विशेष तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना नंबर सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहाँ पे मैं आपको कंप्लीट नोट्स और स्टडी मटेरियल और ये आपको मिलता रहेगा। और लाइव क्लासेस हमारी रात की ठीक 8 बजे होती हैं। कितने बजे? ठीक 8 बजे होती हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कहते हैं कि जो यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं किताब में नहीं मिलेगा। एकदम यूनिक कंटेंट होगा, यूनिक कॉन्सेप्ट होगा। बड़े ही सरल तरीके से हम उसको आपके सामने परोस रहे हैं और उसको आपको लेके सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट तैयार करें, रिवीजन करते रहें। रिवीजन करते के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लगाते रहें। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपको और क्या करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपको लेटेस्ट जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं। ठीक है। ये आपको अपने सिलेबस का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर चल रहा उसका आपको लगा के रखना है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज जो हम चैप्टर का वायरस का ये तीसरा लेक्चर है, तीसरी क्लास है वायरस का। इसी पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं वायरस के तीसरे पोर्शन से। तीसरा जो वायरस का ये क्लास है, इस पे आज हम चर्चा करने वाले खासकर बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सभी को मैंने आपको लगभग जितने कॉन्सेप्ट थे वो मैंने इसके पहले वाले क्लास में मैंने क्लियर करा था, लेकिन आज उसके आगे का क्लास होगा। तो जो लोग नहीं वीडियो देखें वो जाके ज़रूर देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताने चल रहा हूँ, बैक्टीरियोफेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बैक्टीरियोफेज ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बायोलॉजी में अगर आप जितना भी शब्दों को तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये सरल हो जाती है और ये आपको सरल होने के साथ साथ बड़ी ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक शब्द है बैक्टीरिया। एक शब्द है बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया। और दूसरा जो शब्द है फेजेस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, फेज कहा जाता है। फेज का मतलब क्या होता है? इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये वायरस होता है और एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को ईट करता है। क्या करता है? ईटर्स होता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो इसी पे आज हम आपका यूनिक जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट आज का जो स्टार्टिंग कर रहे हैं पॉइंट, यहाँ से हम स्टार्टअप करेंगे। ठीक है। स्टार्टअप करने के लिए मैं आपको एक चीज़ मैंने बताया था पिछले क्लास में कि बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार से होते हैं और ऑड और इवन नंबर में इनको तोड़ा गया था। उसी के आगे का आज हम कॉन्सेप्ट आपके लिए रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरियोफेज की अगर
हम बात करें बैक्टीरियोफेज के बारे में मैं आपको बताया था कि ये सर दो तरीके से इनके अंदर फेजेस होते हैं। एक फेज होता है जिसे हम टेम्परेट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेट फेज कहा जाता है। ठीक है। दूसरा जो है वायरुलेंट होता है। कैसा होता है? वायरुलेंट होता है। टेम्परेट फेज एक ऐसा फेज जो संयमित होता है, संयम से काम करता है, जबकि वायरुलेंट कहते हैं कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो उस शब्द से ही आया है ये। तो वायरुलेंट, ध्यान रखिएगा, वायरुलेंट हो जाना मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी से अपने काम को बढ़ा देना। ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? वायरुलेंट कहते हैं। वायरुलेंट फेज कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो वायरुलेंट फेज के अंतर्गत हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो वायरुलेंट फेज है इसको एक साइंटिस्ट थे, लॉफ का नाम आपने सुना होगा यदि आपने वायरस का चैप्टर पढ़ा है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट इनका 1993 में कब किया गया था? 1993 में किया गया था। 1993 नहीं, ये 1953 का डेट है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि लॉफ ने 1953 में एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था। क्या किया था? 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला जो था एक्स्ट्रा सेलुलर, ध्यान रखिएगा, पहला जो था एक्स्ट्रा सेलुलर था। क्या था? एक्स्ट्रा सेलुलर था। ये आपको पहला पॉइंट याद करना है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट आपको याद करना है वेजिटेटिव फेज। ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव फेज है दूसरा पॉइंट। और एक तीसरा पॉइंट है जिसे हम प्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज कहा जाता है। ठीक है। इस फेज को जो है कई तरीके से बांटा गया है और डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेना है एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या डालना है आपको? सबसे पहले जो आपका पॉइंट है एक्स्ट्रा सेलुलर आपको डाल लेना है। एक्स्ट्रा सेलुलर की खास बातें आपको जानना है। इसमें ज़्यादा नहीं, 2-3 ही पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें क्या खास बात था कि सबसे पहले आपको जो याद करना है वो डीएनए, ध्यान रखिएगा, डीएनए के साथ यहाँ पे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों भी जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक होगा जब भी वायरस का जिक्र होगा वहाँ पे। इसके बाद डीएनए या तो आरएनए होगा। डीएनए और आरएनए के साथ साथ कवर्ड प्रोटीन लगा रहेगा। क्या लगा रहता है? कवर्ड प्रोटीन का एक लेयर होता है, एक कवर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो कैप्सिड है ये खोल होता है किसका? जेनेटिक मटेरियल का। चाहे आप डीएनए के बारे में चर्चा करेंगे या आरएनए के बारे में चर्चा करेंगे, इन दोनों का ये खोल होता है और इसी खोल को हम क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इसी वजह से जब दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी तो इसी को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्लीट वायरस कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं और प्रेजेंट होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? कंप्लीट वायरस कहा जाता है। ठीक है।
जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्ट्रक्चर में समझाते हैं। मान लीजिए ये सेंटर में जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है ये इनका जेनेटिक मटेरियल है और ये जो कवर किया हुआ है इसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर विरियन भी इसे कहा जाता है। विरियन आप इसको यहाँ पे नोट कर लेना है कि विरियन में भी क्या होता है, कंप्लीट वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कवर्ड प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो फेज है वेजिटेटिव, ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव कहा जाता है। वेजिटेटिव क्या होता है, एक अवस्था है जिसमें क्या होता है कि ठीक उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि सर ये इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है, इंट्रासेलुलर प्रॉपर्टी शो करता है। इंट्रासेलुलर के साथ साथ दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है। जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे यही इनको अलग करता है, न्यूक्लिक एसिड केवल होता है। न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड का मतलब या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है ना, वनली, ठीक है, यहाँ पे आप इसको नोट कर लेना है। और इसी वजह से ये जो है जो इसके पहले मैंने आपको बताया उसका थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे अलग हो जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यदि केवल न्यूक्लिक एसिड है तो यहाँ पे जो कवर्ड स्ट्रक्चर होगा, ध्यान रखिएगा, जो कवर्ड स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे यह एब्सेंट होता है। क्या होता है सर, एब्सेंट हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स में आपको 3 पॉइंट याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट, प्यार से लिखते रहिए, धीरे धीरे लिखना है और आपको ध्यान ये रखना है कि जितना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप चाहे अपनी भाषा में या हमारी भाषा में आप इसी तरीके से लिखें, लेकिन हर बात आपके नोट्स में होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि किसी बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रॉल में चल रहा है वहाँ से आप अपना नंबर, हमारा नंबर नोट कर सकते हैं और हमसे चैट के द्वारा हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेली आपको मैसेज मिलता रहेगा। मान ली किसी वजह से आप भूल गए हैं, बिसर गए हैं या आपके दिमाग में नहीं है तो आपको उसको क्या कर लेना है, अंदर की तरफ नीचे जो लाइन आपको उस लाइन के नंबर पे आपको डायरेक्ट मैसेज मिलता रहेगा। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है, हम प्रोफेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 2 हो गया है, तीसरा प्रोफेज। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है प्रोफेज है और इस प्रोफेज में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोफेज एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे न्यूक्लिक एसिड के साथ, न्यूक्लिक एसिड के साथ क्या होगा, डीएनए होगा। क्या होगा, डीएनए होगा। प्रोफेज, ध्यान रखिएगा, प्रोफेजेस आपको लिखना है। प्रोफेजेस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए दोनों चीज होगा। क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड और प्लस, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए दोनों में एक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, ये सर इंट्रासेलुलर होगा। क्या होगा, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के बीच वाली संरचना। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि प्रोफेज में होता क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंतर्गत इसमें क्या होता है कि ये एक सेक्शन वायरस का होगा और एक सेक्शन किसका होगा, बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया
और ये जो दूसरा सेक्शन है इसे हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं, या इसी को वेजिटेटिव स्टेज भी कहा जाता है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जो स्वतंत्र होती है या ये पूरी तरीके से फ्री होता है। ठीक है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया और वायरस ये दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे इनकी जो नंबर्स हैं, इनके जो संख्या है, यह बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। क्या करता है? बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करता है और ऐसी अवस्था को प्रोफेज अवस्था कहलाता है। ध्यान रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना ही होगा क्योंकि आपको सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमारे क्लास की सबसे ख़ास बात यही है कि यहाँ पे सब कुछ आपको क्लियर दिखाई देगा और सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं प्रोफेज पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अगले स्टेप पे चल रहे हैं। अगला स्टेप क्या है कि प्रोफेज वास्तव में होता क्या है। प्रोफेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप प्रोफेज हेडिंग डालिएगा। प्रोफेज की एक और नाम से जानते हैं नॉन वायरुलेंट। ध्यान रखिएगा, नॉन वायरुलेंट भी इन्हें कहा जाता है। यदि नॉन वायरुलेंट होने के साथ साथ एक चीज़ और होगा, नॉन इन्फेक्टिव। ध्यान रखिएगा, नॉन इन्फेक्टिव मतलब ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। कब नहीं दिखा पाएंगे? सीधी सी बात है, जब ये अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाएंगे। या नॉन वायरुलेंट कहा जाता है क्योंकि ये वायरल नहीं होते हैं और ये वायरल नहीं होंगे तो अपना इन्फेक्शन भी नहीं करा पाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे बैक्टीरिया का लाइसिस नहीं होता है। लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ इस अवस्था में इस फेज की सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी और सबसे सुंदर बात क्या है कि लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया ये ऐसा फेज है, एक ऐसा फेज है विच, लिख लीजिएगा, एक लाइन लिखना है आपको, विच डू नॉट कॉजेज। ध्यान रखिएगा, विच डू नॉट कॉजेज, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। मैं फिर से कहूँगा, लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये चीज़ नहीं होने वाला है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इनसाइड द सेल होता है। किधर होता है? इनसाइड द सेल होता है। इनसाइड द सेल होगा और इस सेल की वजह से इस अवस्था को प्रोफेज कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रोफेज इनसाइड हो रहा है, इस वजह से इसे लाइसोजेनिक क्या कहा जाता है? लाइसोजेनिक। ये याद कर लीजिएगा कि इसे और एक नाम से जानते हैं, वो कौन सा है? लाइसोजेनिक फेज कहा जाता है या लाइसोजेनिक बैक्टीरिया भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के ही प्रेजेंस में होता है और ये अवस्था, और इसी वजह से इसे क्या कहा गया है? लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है नॉन वायरुलेंट
नॉन वायरुलेंट के मैंने बारे में आपको बता दिया, प्रोफेज के भी बारे में बता दिया। अगला जो हेडिंग है आपका वायरुलेंट फेज है। क्या है सर? वायरुलेंट फेज है। वायरुलेंट फेज की अगर हम आपको बताएं तो वायरुलेंट फेज एक ऐसी अवस्था जो क्या करती है? इन्फेक्शन करती है। क्या करती है? इन्फेक्शन क्रिएट करती है। कैसे करेगी? ठीक उसी तरीके से जैसे आपने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पे भी सर क्या हो जाएगा? लाइसिस ऑफ जो बैक्टीरिया होता है, ये प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है ना? लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे होगा। कहने का तात्पर्य है कि एक ही बार होता है यह प्रोसेस, और इस वजह से वंस टाइम केवल एक बार यहाँ पे बैक्टीरिया तोड़ता है और तोड़ के ये अपनी संख्या को बढ़ाता है। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? वायरुलेंट फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? वायरुलेंट फेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी संख्या को बड़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो अपनी बात को, विचार को रख सकते हैं। कैसे प्रक्रिया चलती है थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका रीज़न सर ये है कि मान लीजिए ये आपका वायरस है, और ये वायरस जब बैक्टीरिया आप जानते हैं बैक्टीरिया के टच में आता है तो ये यहाँ पे जुड़ेगा। जुड़ने के बाद क्या होता है? यहाँ पे जो उपस्थित जेनेटिक मटेरियल होंगे, वह जेनेटिक मटेरियल धीरे धीरे क्या होता है? ये जो बैक्टीरिया है इसमें आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा, और इस बैक्टीरिया में आने के बाद क्या करेगा? ये अपनी संख्या को बड़ी तेज़ी से बढ़ाता है, और बढ़ाने से क्या होता है कि अब ये मल्टीप्लिकेशन एक प्रोसेस होता है, वो अपनी संख्या बढ़ा लेता है। और बढ़ाने के बाद क्या होता है कि अब ये अवस्था क्या करेगी कि यहाँ से जो बैक्टीरिया है इसको ये लाइसिस करता है। क्या करता है? लाइसिस करता है। किसको? बैक्टीरिया को फट जाता है। लाइसिस का मतलब ब्रेक कर जाना, फट जाना, अलग हो जाना। इनके बॉडी को अलग करके ये जो वायरस होते हैं यह तोड़ करके क्या करते हैं? बाहर की तरफ आ जाते हैं, और बाहर की तरफ एक नए बॉडी का, एक नए वायरस का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर से फ़ायदा ये होता है कि इनकी जो संख्या है ये बड़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? इसी अवस्था को हम वायरुलेंट फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरुलेंट फेज। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़, और आपके संपर्क में जितने भी बच्चे, उन बच्चों को आप शेयर ज़रूर करिए ये वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ तक यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो कमेंट ज़रूर करिए। इसके बाद मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ, अगले पॉइंट की तरफ। बैक्टीरियोफेज की संरचना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बैक्टीरियोफेज की जो संरचना है वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, ये टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियोफेज की जो संरचना होती है ये कैसा होता है? टैडपोल की तरह होता है, पूछा गया है। दूसरा, इसे एक और नाम से प्रिज्म के आकार का भी इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी संरचना के बारे में एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। बड़ा ही सिंपल है, लेकिन कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से थोड़ा सा और नीचे की तरफ ये पॉइंट, और ये थोड़ा सा और आगे नीचे की तरफ। ठीक है, फिर आपको यहाँ से 6 टेल्स बना लेते हैं, 1 2 और 3। फिर यहाँ से भी आपको 1 2 और 3। इनकी संख्या आपको नोट कर लेना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5
और 6, इनकी संख्या कितनी है? 6 है। 6 टेल फाइबर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि इनका जो संख्या है ये 6 होता है। ठीक है, इसके ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो संरचना इनका होता है, यहाँ पे आप जानते हैं कि बीच का जो कॉन्टेप्ट बीच में जो पाया जाता है ये डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म आप जानते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये जो डीएनए बंद होता है, इनका ये जो रीजन होता है इसे हम क्या कहते हैं? हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड कहा जाता है। और हेड का जो संरचना होता है, हेड का ये जो कवर्ड होता है पूरी तरीके से, इसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कैप्सिड जो कि किसका बना होता है, आप बताइए। अगर आपको आइडिया हो तो आप इसको बता सकते हैं कि सर ये प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन का बना होता है, इस वजह से ये कैप्सिड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलेंगे। नीचे की तरफ चलेंगे तो इस रीजन को कॉलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉलर कहा जाता है। ठीक है, हेड रीजन, हेड के बाद कॉलर, और कॉलर के बाद का ये जो नीचे का बीच का जो एरिया आप देखेंगे, इसे शीत कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत कोर कहा जाता है। याद कर लेना है, शीत कोर कहा जाता है। शीत कोर के ठीक नीचे वाली जो संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं? टेल फाइबर। क्या कहते हैं? टेल फाइबर कहा जाता है। पूंछ वाला एरिया कहा जाता है वायरस का। वायरस जब प्रवेश कर रहा होता है किसी भी बॉडी में, तो सबसे पहले यहीं से प्रवेश करता है और ये एक रिलीज़ करता है एक एंजाइम, पेनिट्रेट करता है, तो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे क्या कहते हैं? लाइसोजाइम कहा जाता है। यह परीक्षा में पूछा गया है कि सर लाइसोजाइम कहाँ से रिलीज होता है वायरस से, तो क्या कहेंगे? टेल फाइबर से ये रिलीज होता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको बता सकते हैं। जहाँ तक है, मैं हमारे हिसाब से कि हम कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिससे आपका नुकसान हो। हम यही चाहते हैं, आप हमारे परिवार हैं और परिवार के जब सदस्य हो जाता है कोई, तो वहाँ पे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और इनकी एक चीज़ हाइट की अगर हम बात करें, हाइट का जो स्ट्रक्चर है यह 950 एंगस्ट्राम होता है। कितना होता है? 950 एंगस्ट्राम। इसको आपको नोट कर लेना है। और ये इनकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। जबकि चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई कितना होता है? 650 एंगस्ट्राम। कितना होता है? 650 एंगस्ट्राम इनका जो है चौड़ाई होता है और ये इनका लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ कि आप टेल फाइबर की अगर लंबाई देख लें, ये जो आपने टेल फाइबर देखा, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। टेल फाइबर का जो लेंथ है, टेल फाइबर का जो लेंथ है 1500 एंगस्ट्राम है। कितना है? 1500 एंगस्ट्राम है। ये नोट कर लेना है, पूछा गया है कि टेल फाइबर का लेंथ कितना? 1500 एंगस्ट्राम है। इसके थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, शीत कोर पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी भी लंबाई पूछी जा सकती है। इसकी जो लंबाई है 200 एंगस्ट्राम, यहाँ कॉर्नर पे नोट कर रहा हूँ, 200 एंगस्ट्राम आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है उस पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो इनकी कुछ खास बातें बता दूं कि यहाँ पे जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, यह डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड होता है, स्ट्रैंडेड होगा।
होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। दूसरा जो बात है, इनका जो संरचना है ये प्रिज्म लाइक होता है। कैसा होता है सर? प्रिज्म लाइक होता है, प्रिज्म के आकार का होता है। तीसरा पॉइंट, टैडपोल के आकार का, टैडपोल की इनकी संरचना होती है। टैडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज दिखाई देगा आपको, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हेड होता है, हेड में क्या क्या मिलता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, कैप्सिड भी मिलता है, ठीक है। कैप्सिड भी मिलता है, कैप्सिड भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो टेल्स हैं, टेल्स की जो संख्या पाई जाती है, टेल की संख्या यहाँ पे टेल फाइबर की संख्या कितनी होती है? 6। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है, और इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट आपके डिस्प्ले पे, अगला पॉइंट की खास बात क्या है कि सर इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। बाकी हमने लेंथ वगैरह सब बता ही दिए थे, उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। वो बार बार उसी एक ही चीज़ को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, वो स्ट्रक्चर से आपको निकाल लेना है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो जहाँ पे ये अपनी संख्या को बढ़ा ले उसी को मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 स्टेप हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तो पहला स्टेप क्या कहता है? एडसॉर्प्शन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एडसॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा पेनिट्रेशन, ये दूसरा पॉइंट है। 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा जो पॉइंट है, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल सेल, ध्यान रखिएगा,